हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मानव शरीर संस्थान की संरचना व क्रिया के बारे में अध्ययन कराएंगे। इसमें हम पहले पढ़ेंगे श्वसन अंगों की संरचना। श्वसन ऑक्सीजन को लेने तथा इसका प्रयोग करने तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं। श्वसन संस्थान के निम्नलिखित अंग है, जैसे नाक, ग्रसनिका, लैरिक्स, श्वास नली, वायु नली, डायफ्राम, फेफड़े। पहले हम नाक के बारे में अध्ययन करेंगे। नाक श्वसन संस्थान का एक विशेष अंग होता है जो सूंघने में हमारी सहायता करता है। यह श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला बाहरी कवच और दूसरा आंतरिक गुहिकाएं। पहला बाहरी कवच, यह अस्थियों तथा कार्टिलेज का बना हुआ त्रिकोणीय फ्रेम होता है। त्वचा इसके ऊपर से ढकी हुई होती है। नाक के अंदर की तरफ दो नथुने होते हैं। आंतरिक गुहिकाएं, यह दोनों गुहिकाएं दो भाग में बटी होती है। प्रत्येक गुहिका में छोटी छोटी बहुत से बाल होते हैं जिन्हें हम सूखे बाल कहते हैं। ये बाल एक फिल्टर का काम करते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं उसको यह छानकर आगे भेजते हैं, जिसमें धूल के कण अंदर नहीं जा पा सकते। सेकंड, ग्रसनिका। नाक के पीछे ग्रसनिका होती है। यह एक मांसपेशीय नली होती है। वास्तव में ग्रसनिका नाक के गुहिका व लैरिक्स के बीच में स्थित होती है। यह भोजन को मुंह की गुहिका से भोजन नली तक, नाक की गुहिका से लैरिक्स तक वायु के गुजरने का रास्ता प्रदान करती है। थर्ड, लैरिक्स। लैरिक्स ग्रसनिका तथा श्वास नली के मध्य में स्थित होती है। यह श्वास नली से वायु के अंदर व बाहर जाने का रास्ता प्रदान करती है। फेरेक्स के बाद वायु लैरिक्स में से गुजरती है। यह कार्टिलेज का बना होता है। लैरिक्स श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ, श्वास नली। इसको विंड पाइप भी कहते हैं। यह एक बेलगार नली होती है। इसकी लंबाई 11.2 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है तथा इसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। श्वास नली की दीवार हेलाइन कार्टिलेज से बनी होती है। श्वास नली के मुंह पर एक वल्ब होता है जिसे एपिग्लोटस कहते हैं। यह वल्ब भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। फिफ्थ, वायु नलियाँ। दोनों वायु नलियाँ श्वास नली से थोड़ा अलग होती है। दाईं ओर की वायु नली बाईं ओर की वायु नली की अपेक्षा थोड़ी और छोटी और चौड़ी और सीधी होती है। यह दाईं और बाएं फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके बाद बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम ब्रोंकियल ट्यूब और ब्रोंकियल्स कहते हैं। छठा, डायफ्राम। यह आंतरिक धारीदार मांसपेशियों की एक चादर होती है जो कि पसलियों की तली तक फैली हुई होती है। जब यह संकुचित होता है तो वक्षीय खोड़ का आयतन बढ़ जाता है तथा फेफड़ों में वायु खींची जाती है। सातवां, फेफड़े। मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। दाएं फेफड़ों में 3 पालियां तथा बाएं फेफड़ों में 2 पालियां होती है। सांस प्रक्रिया में इस अंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह अंग शंकु की शक्ल के होते हैं जिनका पतला भाग ऊपर की तरफ होता है। आठवां, वायु कोशिकाएं। यह श्वास का फेफड़ों के अंदर अंतिम भाग होता है। रक्त इन कोशिकाओं में से गुजरता है जो फेफड़े संबंधी धमनी में से आता है तथा फेफड़े संबंधी शिरा में चला जाता है। इसी दौरान कोशिकाएं वायु कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है तथा वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन ले लेती है। अब श्वास संस्थान की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। यह श्वास लेने के बाहरी पसलियों के बीच की मांसपेशियों पसलियों के पिंजर के ऊपर बाहर की ओर धकेलती हुई संकुचन करती है। डायफ्राम छाती या वक्ष में नकारात्मक दबाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार फेफड़ों में भी नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है। श्वास छोड़ने पर फेफड़े सिकुड़ते हैं। फेफड़ों के सिकुड़ने का कारण यह है कि डायफ्राम फैलकर ऊपर की ओर अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाते हैं। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।